नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल DN कॉमर्स क्लासेस में। और जैसे कि पहले ही आप सबसे कहा गया था कि अकाउंटेंसी की जो हमारी PGT की क्लासेस हैं उसको चलाया जाएगा फ्री में, और उसी क्रम में आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी अकाउंट्स की पहली क्लास। और जैसे कि जो आपका सिलेबस है वो जो शुरू हुआ है, वो सिलेबस शुरू हो रहा है हमारा सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम से। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम से पहले भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमको जाननी चाहिए, तो हम अपना जो सिलेबस है वो डबल एंट्री सिस्टम से थोड़ा पहले से लेके चलेंगे। और डबल एंट्री सिस्टम के पहले हम क्या लेंगे, डबल एंट्री सिस्टम के पहले जो है हम थोड़ा बेसिक जो है अकाउंटेंसी का जो है नेचर वगैरह, अकाउंटेंसी के नेचर को, और साथ ही साथ जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कि 1 से 2 क्वेश्चन जो है अगर यहाँ से आ गए तो वो क्वेश्चन हमारे गलत ना हो, इसलिए देखा जा रहा है। और साथ ही ये आगे भी जो है हमारे काम आएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे कि क्लासेस हो सकता है कहीं पे बहुत डिटेल में ना बताई जाए, क्योंकि PGT का अगर आप लोग पेपर देने जा रहे हैं तो ये उम्मीद करके पढ़ाया जा रहा है कि आप सबको पहले MCOM तक पढ़ चुके हो, और कहीं ना कहीं बेसिक चीज़ों में आपको थोड़ा बहुत जो है वो आपके माइंड से निकल चुकी हैं। तो इसलिए आपको क्लास 11th का बच्चा ना समझ के MCOM का बच्चा समझ के आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो क्लासेस उस हिसाब से रहेंगी, और जो भी कवर होगा, जो भी ये क्लासेस हैं, ये क्रोनोलॉजी में आपकी चलती रहेंगी। अगर कोई भी डाउट या कुछ भी हो या कोई प्रॉब्लम हो क्लास से रिलेटेड कुछ भी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बात कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकाउंटेंसी का जो हमारा नेचर है, या अकाउंटेंसी हमारी शुरू कहाँ से होती है। तो अकाउंटेंसी जो हमारी शुरू होती है, अगर आप बेसिक इसका देखेंगे अकाउंटिंग का, तो हमारे सबसे पहले 3 चीज़ों को हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले वो हम देखते हैं इकोनॉमिक इवेंट। फिर हम दूसरा देखते हैं, दूसरा इसमें जो काम होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट और रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। और फिर हमारा इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा और लास्ट होता है जो इंटरेस्टेड यूज़र होते हैं उनको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इसको हम लाइन से समझते चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो भी हमारा अकाउंटेंसी शुरू कहाँ से होता है, तो अकाउंटेंसी हमारा जो शुरू होता है, जो कोर है उसका शुरू होने का, वो सबसे पहली चीज़ है हमारी इकोनॉमिक इवेंट। बिना इकोनॉमिक इवेंट के कोई चीज़ नहीं होती है। तो इकोनॉमिक इवेंट क्या है, तो इकोनॉमिक इवेंट अगर हम सिंपली कहें तो जो हमारे ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो मेजरेबल होते हैं, किसमें, मॉनेटरी टर्म में। ठीक है, तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन लो, वो आप मनी के टर्म में आप उसको जो है उसको मेज़र कर पाओ, तो ऐसी ही चीज़ों को आप सिर्फ रिकॉर्ड करते हो। इकोनॉमिक इवेंट सबसे पहले आप देखते हो कि मॉनेटरी टर्म में ट्रांजैक्शन जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। और इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। पहला तो एक होता है कि इंटरनल आपका, और दूसरा आपका एक्सटर्नल इवेंट होता है। इंटरनल इवेंट का मतलब, आप इंटरनल का मतलब हो गया आपके बिजनेस के अंदर का सैलरी या कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के अंदर का हो रहा है, और एक्सटर्नल में हो रहा है कि जो बिजनेस और आउटसाइडर के बीच में हो रहा है, और ये बिजनेस और इनसाइडर के बीच में हो रहा है। तो सिंपल टर्म में अगर हम कहें कि बिजनेस के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर उसको हम इकोनॉमिक इवेंट यानी ट्रांजैक्शन को हम जो है वो मनी के टर्म में मेजरेबल है या नहीं है। फिर दूसरा हम क्या काम करते हैं, दूसरा हमारा काम होता है वो आइडेंटिफिकेशन का और बाकी चीज़ों का। तो हम लाइन से देखते हैं क्या है आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन यही है कि हमारा आइडेंटिफिकेशन जो शुरुआत होता है फिनेंशियल टर्म ट्रांजैक्शन को, पहले फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, यहाँ पे हमने देख चुका है कि मनी टर्म में है कि नहीं है। और आइडेंटिफिकेशन में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जो है हम शॉर्ट आउट करते हैं जिनको हमको रिकॉर्ड करना है।
उसके बाद हमारा अगला क्या होगा, इसके बाद आगे हमारा होगा मेजरमेंट का। तो मेजरमेंट हमारा क्या होगा, मेजरमेंट में हम जो है क्वांटिफिकेशन करते हैं। क्वांटिफिकेशन का मतलब जैसे देखिए, सबसे पहले तो हमने देखा कि इकोनॉमिक इवेंट है नहीं है या नहीं है, तो पैसे में है या नहीं है ये हमने देखा। मेजरमेंट में हम पर्टिकुलर क्या करते हैं कि मेजरमेंट में हम उसकी वैल्यू निकालते हैं कि उसकी वैल्यू 100 रुपये है, कि 1,75,000 है, कि उसकी वैल्यू 40 रुपये है, क्या है उसकी वैल्यू क्या है, ये हम क्या करते हैं उसका मेजरमेंट करते हैं। तो हमारा क्या हो गया, ये मेजरमेंट हो गया। अच्छा, ये हम बहुत डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि ये सब बहुत कॉमन चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, एक बार बस आपको याद दिला रहे हैं, बाकी चीज़ें डिटेल में वाली डिटेल में पढ़ी जाएंगी। फिर रिकॉर्डिंग का काम आता है कि जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ फला चीज़ जो है बिजनेस से रिलेटेड है, मनी टर्म की है, और उसको रिकॉर्ड करना, उसकी फाइनेंशियल वैल्यू कितनी है, तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, रिकॉर्ड हम ट्रांजैक्शन को करेंगे जो हमारी वेरियस बुक्स हैं, वो अलग अलग बुक्स हैं जहाँ भी, तो बुक्स में हम क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद क्या है, लास्ट हमारा जो स्टेप होता है, जब रिकॉर्डिंग वगैरह हो गया तो हम आते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है, देखो भाई, जो भी आपका अकाउंट बनता है, अकाउंट एक पर्पस से बनता है, कोई इसका पर्पस होगा, उस पर्पस उस उद्देश्य से आप बना रहे हो, अपना उद्देश्य होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन फाइनल अकाउंट्स या जो भी अकाउंट हैं अलग अलग आपके फाइनल अकाउंट या आपके बाकी जो भी अकाउंट्स बनाए हैं, उसका जो भी समराइज्ड फॉर्म है, समझ रहे हैं आपका कि ये क्या शो कर रहा है, इसका रिज़ल्ट क्या रहा है, इस रिज़ल्ट को आप क्या करोगे, इस रिज़ल्ट को आप जो है वेरियस यूज़र्स को बताओगे। वेरियस यूज़र्स कौन है, वेरियस यूज़र्स यानी आपके जो है इंटरेस्टेड यूज़र्स जो होंगे, जिसका इंटरेस्ट होगा आपके बिजनेस में। इंटरेस्ट किसका किसका होगा, तो इंटरेस्ट अलग अलग लोगों का हो सकता है, जैसे एक तो बिजनेस का मैनेजमेंट खुद चाहेगा, उसके बाद जो बिजनेस से रिलेटेड लोग होंगे, जैसे जो आपको क्रेडिट दे रहा होगा, उधार दे रहा होगा, ठीक, और लीगल आपका होता है कि आपको लीगली अकाउंट बनाना होता है। और ये क्या शो करते हैं, तो जैसे बैलेंस शीट में पोजीशन शो होती है, ठीक, अकाउंट के आपके अलग अलग बैलेंस शो होते हैं, और ट्रेडिंग पीएल वगैरह आप बनाओगे तो प्रॉफिट या लॉस क्या है वो शो होगा। तो ये सब चीज़ें आपकी वहाँ पे होंगी। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो आगे क्या होगा, देखो अगला जो पॉइंट हमारा है वो है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो अकाउंट्स का अकाउंट बनते कहाँ हैं, ये अकाउंट बनते कहाँ है, अकाउंटिंग का ये अकाउंटिंग की कहाँ जाती है। तो अकाउंटिंग हमारा की जाती है, देखो हर जगह ये ज़रूरी होती है, चाहे आप ले लो सोल प्रोप्राइटरशिप में, यानी जो आपका सिंगल बंदा है, चाहे आप पार्टनरशिप में ले लो, हर आदमी को, चाहे आप कंपनी ले लो, चाहे आप एनजीओज़ को ले लो, चाहे आप अपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ले लो, या आप अलग अलग गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट है उसका ले लो, हर कोई जो है आपका ये जो अकाउंट्स होता है, अकाउंटिंग को होता है, इसको फॉलो करता है। सबके अपने अपने अलग अलग मतलब हो सकते हैं, लेकिन हर कोई बनाता है अपने पूरा जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसका क्या अर्थ रहा है, कहाँ कैसे पैसे गए हैं, क्या पोजीशन रही है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए पूरे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये हर जगह होती है। इसके बाद हमारा इंटरेस्टेड यूज़र है लास्ट में, तो उसका हम डिटेल में थोड़ा देखते हैं। तो हमारा इंटरेस्टेड यूज़र्स में कौन कौन से हैं, तो देखो भाई, इंटरेस्टेड यूज़र्स में आपके दो तरह के यूज़र्स हैं, एक तो इंटरनल और दूसरा आपके एक्सटर्नल। अब ये क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में जैसे आपका हो गया कंपनी का जो सीईओ हो गया, कंपनी का मैनेजमेंट हो गया, मैनेजर वगैरह हो गए, ठीक है, और आपके फिनांस ऑफिसर हो गया,
ये वेरियस रीज़न से इनको जो है जानकारी चाहिए होती है, कंपनी को आगे कैसे बढ़ाएं, आगे बढ़ाने के लिए इनको जानकारी चाहिए होती है, ठीक, भला करने के लिए, वेरियस मेजर्स लेने के लिए। और जो एक्सटर्नल में होते हैं, तो एक्सटर्नल में आपका जो प्रेजेंट और पोटेंशियल का मतलब होता है कि जो हो सकते हैं, जिनके अंदर मतलब संभावना है बनने की, ठीक। आपके जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर मतलब जिसने पैसा लगाया, भाई जो पैसा लगाएगा, चाहे वर्तमान हो या जो लगाने की सोच रहा हो, वो ये ज़रूर जानना चाहेगा आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के जरिए, आपका जो फाइनल अकाउंट बनेगा, कि भैया कंपनी की पोजीशन क्या है। क्या ये जो प्रेजेंट वाला वो देखेगा कि हमारा पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा, और जो लगाने वाला होगा वो देखेगा कि हमको भैया बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम लगा दें और हमको जो है घाटा हो जाए। तो इसलिए जो है ये दोनों आपके देखेंगे। उसके साथ ही साथ आपके जो है क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर्स हैं कि भैया हम पैसा दिए हैं कंपनी को, चाहे उधार माल देके या कुछ भी देके, क्रेडिटर्स हैं, तो ये देखेंगे कि भैया कंपनी कहीं डूब तो नहीं रही है, अगर डूब गई तो हमारा पैसा भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इनको भी जानकारी चाहिए होती है। फिर टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे टैक्स अथॉरिटी को ये जानना रहता है कि भैया आप कितना कमा रहे हो, क्या कमा रहे हो, सही से आप टैक्स दे रहे हो कि नहीं। टैक्स कलेक्शन के लिए ये ज़रूर देखेंगे। उसके बाद जो है आपका रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होंगी, जैसे सेबी हो गई, आरबीआई हो गई, तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी देखेंगी कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये आपकी जो है फाइनेंशियल अकाउंट या अकाउंट की इन्फॉर्मेशन से ही सब कुछ जान पाएंगी, तो इसलिए इन सब के लिए ज़रूरी होता है। अब इसके बाद अलग अलग हम कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, जो अकाउंटिंग के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसको इन शॉर्ट हम देखते चलेंगे। और डिटेल में इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि ये आपकी क्लास 11th की पढ़ाई नहीं है कि जहाँ पे आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताई जाए। आप सब कुछ पहले से पढ़ चुके हो, आपको एक बार रिवाइज़ कराया जा रहा है, और जहाँ जो ज़रूरत होगी, जैसे जो मेन सिलेबस, ये सिलेबस के पहले की चीज़ें हैं, इसलिए इसको थोड़ा शॉर्ट में, जहाँ मेन सिलेबस में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत रहती तो आप लोग ज़रूर से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो कॉन्सेप्ट में देखते हैं, तो सबसे पहले आपका है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपका क्या है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि भैया बिजनेस और ओनर ये अलग हैं, ये अलग है और ओनर अलग है। समझ गए? यानी बिजनेस का अपने मालिक से किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो स्वयं में एक अलग आदमी है, एक अलग पर्सन है। जैसे बिजनेस को आप कह सकते हो कि ये बेटा है, और ओनर को आप कह सकते हो बाप है। आल्दो बेटा बाप की वजह से ही है, लेकिन ये आप नहीं कहोगे कि बेटा बाप है, दोनों अलग अलग हैं। ये अलग एंटिटी है, ये अलग एंटिटी है। तो इसी हिसाब से बिजनेस एक अलग एंटिटी है और उसका ओनर अलग है। तो बिजनेस का खुद की अपनी अलग पहचान है। तो ये हो गया आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमारा है, सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका जो बिजनेस है, जो भी बिजनेस है, वो चलता रहेगा। चलता रहेगा का मतलब कि चाहे कोई आदमी रहे या मतलब जिंदा रहे आदमी, जिंदा रहे या नहीं, आपका जो बिजनेस है वो आपका बिजनेस क्या है, चलता रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। अब रिलायंस है, रिलायंस में पहले जो है धीरू भाई अंबानी थे, वो ख़त्म हो गए, तो क्या रिलायंस बंद हो गई? नहीं, चल रही है, रिलायंस चल रही है। ऐसी बहुत सी कंपनीज़ हैं, बीपीसीएल है, मतलब सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जो भी कंपनी है, लोग उसमें आते हैं, फिर डेथ एक नेचुरल प्रोसेस है, लोग ख़त्म भी हो जाते हैं। पर बिज़नेस क्या है, वो किसी के आने जाने से रुकता नहीं है, बिज़नेस हमेशा चलता रहता है। आपके शहर की कई दुकानें होंगी, मिठाई की दुकानें, कई दुकानें होंगी, जो जिसका मालिक है ख़त्म हो गया, फिर उसके आगे कोई ना कोई उसको चलाने वाला होगा, वो चलाएगा। अलग अलग कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं, क्या ख़त्म हो गई? नहीं, आदमी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पर बिज़नेस आपका हमेशा क्या है, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसके बाद अगला हमारा क्या है, इसके बाद हमारा जो है अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट है। तो अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट क्या है आपका,
अकाउंटिंग पीरियड का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि भैया जो है आपका एक पीरियड होगा, उस पीरियड के बीच के ट्रांजैक्शन आपको जो है रिकॉर्ड करने होंगे और उसके बीच में आपको जो है अपनी पोजीशन और ट्रांजैक्शन का रिज़ल्ट आपको निकालना होगा। अर्थात सिंपल भाषा में कहें तो आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी एक अपने पीरियड की। पीरियड के बाद क्या हो गई, जैसे कि जनरली आपका जो माना जाता है वो होता है 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च। तो इसके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे और बाकी सारी चीज़ें जो काउंटिंग है उसको करके फाइनल रिजल्ट आप निकालोगे। ये एक पीरियड है, आप देख पा रहे हो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का एक पूरा पीरियड है, इसी के बीच के ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे। ठीक, तो इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड को कहा जाता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड आपका होगा, उस अकाउंटिंग पीरियड के बीच के सभी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे और जो आपकी फर्म की पोजीशन है, प्रॉफिट लॉस है, जो कुछ भी इसी एक पीरियड के बीच का निकालोगे। और इसी के बेसिस पे आपको क्या करना होता है, इसी के बेसिस पे आपको टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई डेफिनेट टाइम नहीं होगा तो आप टैक्स किस पीरियड को दोगे, रिकॉर्ड कैसे करोगे और चीज़ें उल्टी सीधी हो जाएंगी। तो इसलिए फिर अगला आपका कॉन्सेप्ट है वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से देखिए कई चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जो भी आपके असेट्स हैं, असेट्स को आप जब भी परचेज करोगे तो आप उसको क्या करोगे, उसकी कॉस्ट पे लिखोगे, कॉस्ट पे लिखोगे और हमेशा उस पर रहेंगी। और इसको हम हिस्टोरिक वैल्यू भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं बता रहे हैं। देखिए आपने एक मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदी, उसमें आपको उसको लाने के लिए आप कुछ चार्ज दिए होगे, ठीक, और साथ ही इंस्टॉलेशन वगैरह का आपने चार्ज दिया होगा। आप ये सारी कॉस्ट जोड़ के टोटल कॉस्ट आप क्या है मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो, ठीक। और ये आप सारी वैल्यू जो ट्रांसफ़र की हो, ये चाहे मैं आज की बात करूं और चाहे आज से 10 साल बाद, क्या ये कॉस्ट चेंज हो जाएगी? नहीं। अगर आपने आज मशीन के लिए 1 लाख रुपए दिया है तो ये आज भी 1 लाख है और आज से 10 साल बाद भी आपकी 1 लाख रुपए ही रहेगी। यहाँ आपने 10 साल पहले आज से 10 साल बाद कहा जाएगा कि यहाँ से 10 साल पहले आपने मशीन क्या है 1 लाख रुपए में ख़रीदी थी। तो ये क्या है, हिस्टोरिक वैल्यू। हिस्टोरिक वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस पे एक्चुअल में कोई मशीन या कोई भी एसेट्स जो है वो ख़रीदी गई हो। एग्जैक्ट पेमेंट कितनी की गई है एक असेट्स के लिए, उसको हम हिस्टोरिक वैल्यू बोलते हैं। और ये हमेशा वेरीफाइबल होती है। वेरीफाइबल कहाँ से होती है, जैसे आप जो भी वाउचर होगा, बिल होगा इसका, वहाँ से ये क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी कि हाँ भैया फला चीज़ फलाने इतने में खरीदे। जैसे आज आप एक मोटरसाइकिल खरीद रहे हो तो उसकी बिल मिलेगी, तो उस बिल से आप वेरीफाई कर पाओगे और वो एक्चुअल वैल्यू होगी। और दूसरी चीज़ होती है कि आप इसमें देख सकते हो कि नहीं, बाकी चीज़ को आगे बताते हैं, अगले कॉन्सेप्ट को। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट आपका यही डबल एंट्री सिस्टम वाला। डुअल एस्पेक्ट कह रहा है कि 2 पहलू होते हैं, पहलू होते हैं। अगर कोई भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई भी ट्रांजैक्शन है, तो उस ट्रांजैक्शन के आपके 2 पहलू होंगे। अगर एक चीज़ डेबिट हो रही है तो एक क्रेडिट होगी। अर्थात इसको ऐसे समझिए कि अगर मान के चलिए कि आपने कहीं पैसा पेमेंट की है, तो आप पेमेंट क्यों कर रहे हो, पेमेंट आप इस पैसे के बदले में कुछ ना कुछ ले रहे होगे कि इसे फ्री में तो दोगे नहीं। तो अगर आप इस पैसे ये पेमेंट कर रहे हो, पैसे के बदले आप कुछ ले रहे हो, तो इसका मतलब हुआ कि एक तो आपका कैश ये अफेक्टेड हुआ और दूसरा जो भी आप ले रहे हो या जिस वजह से जिस पर्पस से आप जो है पेमेंट कर रहे हो वो पर्पस, तो पहला पक्ष ये हो गया, दूसरा पक्ष ये हो गया। तो यही है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की किसी भी ट्रांजैक्शन में आपका ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट 2 आपके पहलू जो हैं वो आपके अफेक्टेड होंगे। जैसे कि मान के चलो कि मैं गया और एक बाइक परचेज़ किया, तो बाइक क्या है, बाइक परचेज़ किया मैं, बाइक मेरे पास आ गई और बाइक परचेज़ करने के लिए मैंने कैश दे दिया। तो इफ़ेक्ट क्या हुआ, 2 इफ़ेक्ट हुआ। तो अब इसकी अगर जर्नल एंट्री की हम बात करें तो जर्नल एंट्री आपकी हो जाएगी
जैसा कि आप देख पा रहे हैं दो जगह इफेक्ट की, तो यही हमारा है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं जो अगला हमारा है। तो हाँ, इसमें एक और चीज़ है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये हमारा कहता है कि जो भी हमारी असेट्स हैं, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब ये क्या चीज़ है, इसको हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे आज की क्लास में, या हो सकता है अगली क्लास में। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है कि हम किसी चीज़ को, किसी रेवेन्यू को जो उस अकाउंटिंग पीरियड की हैं, जैसे कि मान के चलो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की, उसी को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उसी को लिखेंगे कि हमारे इस ईयर की ये हैं रेवेन्यू है। ठीक, ऐसा नहीं होगा कि हम पिछले साल की या अगले साल जो हैं एडवांस में अगर मिली हैं उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, उसको लिख लेंगे, नहीं। अगर ऐसी कोई भी चीज़ें हैं, मान के चलिए कि अगले साल आपको जो आय मिलनी थी इस साल पहले मिल गई, तो उसको अभी आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अभी आपने उसको कमाया नहीं, वो एडवांस में मिल गई। तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना तो वो ऐड होती हैं, और साथ ही साथ उल्टा बैलेंस शीट में ऐसा लायबिलिटी वो शो होती हैं। लायबिलिटी क्यों शो होती हैं? लायबिलिटी इसलिए शो होती हैं क्योंकि अभी आपने उसे कमाया नहीं है, फिर भी आपको मिल गया, तो आपकी दायित्व है। तो इसीलिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है कि जो चीज़ें हम कमा चुके हैं सिर्फ उन्हीं को रिकॉग्नाइज करो, और किस उस ईयर की, जैसे आपकी सेम अकाउंटिंग पीरियड की होनी चाहिए। एडवांस को हम इसमें कभी भी नहीं लेंगे, एडवांस का सिस्टम हमने बता दिया कि उसको हम लायबिलिटी मान के चलेंगे। फिर उसके बाद हमारा 8वां कॉन्सेप्ट जो है, 8वां कॉन्सेप्ट हमारा है मैचिंग कॉन्सेप्ट है हमारा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं, ठीक है, किसी अकाउंटिंग पीरियड में या रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, ठीक, और जैसे इसको अगर क्लियर टर्म में कहा जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि आप जो भी कमा रहे हो, जो भी आपकी इस साल की रेवेन्यू है, वो इसी साल के जो आपके एक्सपेंस हैं उसके बदले में आनी चाहिए। समझ गए कि सेम अकाउंटिंग पीरियड के आपके ये आपके एक्सपेंस और रेवेन्यू होने चाहिए। मान के चलो फॉर एग्जांपल कि आपने 2012 में कोई आपने सामान बेचा और 2013 में आपको पैसा मिला, तो आप इसको 2013 की आय नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि ये 2012 के खर्चे पे है। ठीक, तो 2012 के खर्चे पे है तो 2012 की आय में ही ये माना जाएगा, इसको आप 2013 की आय में नहीं मानोगे। ठीक, तो आपका क्या है, कोई भी जो भी खर्चा है और जो भी आय है, दोनों एक अकाउंटिंग पीरियड की होनी चाहिए। इसके बाद आगे हम देखते हैं। इसके बाद हमारा जो है अगला जो कॉन्सेप्ट है वो फुल डिस्क्लोज़र का है। फुल डिस्क्लोज़र का मतलब हो गया सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करना। आपका अगला जो है फुल डिस्क्लोज़र का मतलब हो गया कि आपको चीज़ें जो है पूरी तरह से डिस्क्लोज़ करनी होंगी। तो जितने भी आपके रिलीवेंट मटेरियल फैक्ट्स हैं, उन सारे फैक्ट्स को, ठीक है, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, उनको आप पूरी तरह क्या करोगे, डिस्क्लोज करोगे। और कहाँ पे डिस्क्लोज करोगे उनको? आप जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट में करोगे, या जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट की जो आपकी फुटनोट्स होती है उसमें।
अब इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला हमारा जो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है। देखो भाई, सिंपली कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में कहता है कि आप जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस हैं वो आपकी सेम होनी चाहिए ओवर द ईयर। ऐसा नहीं होगा कि आप अलग अलग जो है पॉलिसीज़ आप अपना रहे हो। आज आप जो है SLM से लगा रहे हो डिप्रिसिएशन और कल जो है आप WDM से लगाने लगो, ऐसा नहीं होगा। अगर आप SLM से लगा रहे हो तो अगले साल भी SLM से होना चाहिए। आज पता चला कि आप जो है इंडिया का अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो और कल को आप जो है अमेरिका की पॉलिसी फॉलो करने लगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको जो भी फॉलो करना होगा, जो भी अकाउंटिंग की आपकी पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस होंगी वो सेम होंगी हर साल, तभी आपका जो अकाउंट है वो एक अच्छे मैनर में होगा और आपकी चीज़ें कंपेयर की जा सकती हैं, रिलायबल होंगी, अन्यथा नहीं हो पाएंगी। और उसके बाद कंजर्वेटिज्म अगला है। कंजर्वेटिज्म में सिंपली अगर हम कहें कि प्रॉफिट जितने हैं, प्रॉफिट जब तक आप अर्न नहीं करोगे तब तक आप इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। प्रॉफिट अर्न करने पे ही रिकॉर्ड होंगे। और जितने लॉसेस हैं, लॉसेस को आप होने पे नहीं, आप इसको पहले भी इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्ड नहीं, इसके लिए आप प्रोविज़न बना सकते हो। जैसे आपने एक चीज़ सुनी होगी, सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हमने तो प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो ये क्या चीज़ें हैं कि आप पहले से प्रोविज़न बना ले रहे हो बैड और डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। ठीक, अभी हुआ नहीं है लेकिन आपको ये संभावना है कि कुछ ना कुछ आपके जो है डेटर्स जो हैं वो बैड हो सकते हैं, आपको संदेह है, तो इसके लिए आपने पहले से प्रोविज़न बना ली। प्रोविज़न यानी प्रॉफिट में से कुछ पैसा आपने अलग निकाल लिया। तो ये क्या है, आप कंजर्वेटिज्म कर रहे हो। कंजर्वेटिज्म मतलब हो रहा है कि आप एक ऐसी अप्रोच लेके चल रहे हो कि जिसमें आप नुकसान को तो पहले से ही लिख ले रहे हो, लेकिन प्रॉफिट को तभी आप लिख ले रहे हो जब वो अर्न कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट आपको अगले महीने रेंट मिलने वाला है तो आप इसी महीने रेंट का जो है रिकॉर्ड कर लोगे, नहीं। इसको आप जब तक ये अर्न नहीं करोगे तब तक आप रिकॉर्ड इसको नहीं करोगे। और इसके बाद अगर हम देखें तो मटेरियल फैक्ट का अगला कॉन्सेप्ट है। तो मटेरियल फैक्ट का कॉन्सेप्ट में होगा कि जितने भी आपके मटेरियल रिलेवेंट फैक्ट्स हैं उन सबको आपको बताना होगा। सिंपल है। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी का है। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये हो गया सिंपली कि आपकी जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं उस पॉलिसीज़ के थ्रू ही आप काम करोगे। ऐसा नहीं है कि अपने मन पे आप अपने हिसाब से जो है चीज़ें करने लगोगे कि अपना आपका मन किया कि अरे आज स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, चलो स्टॉक को जो है डिप्रिसिएट कर दें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप जो भी है ट्रांजैक्शन पॉलिसीज़ और रूल्स के हिसाब से रिकॉर्ड करोगे। आप पर्सनली कहीं से बायस होकर कोई काम नहीं करोगे झुकाव करके। ठीक, तो इतना हमारा ये बेसिक चीज़ें ख़त्म हो गई। अब हम अगले थोड़ा चलते हैं। अब हम बात करते हैं वाउचर की। तो वाउचर क्या है? देखिए, वाउचर से एक आध दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो वाउचर हमारा सिंपली क्या है कि अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर। यानी आपका जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांजैक्शन का प्रूफ क्या है? आपका वाउचर होता है। ट्रांजैक्शन का प्रूफ आपका वाउचर होता है और उसमें आपकी क्या होती हैं, डिटेल दी होती हैं, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारी डिटेल होती हैं, प्राइस, क्वांटिटी और अलग अलग चीज़ें। ठीक, तो इसको हम कहते हैं वाउचर। अब देखो, तीन तरह के वाउचर होते हैं। ठीक, तो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम उसका जो है आपको फॉर्मेट दिखा देते हैं। सबसे पहले तो सिंपल वाउचर को हम फॉर्मेट दिखा देते हैं। तो सिंपल वाउचर का फॉर्मेट ये है। देखिए, ट्रांजैक्शन वाउचर नहीं, एक मिनट, सॉरी। तो ये है। उसके बाद अगर हम आगे बोलें तो हमारा इसके बाद हो जाएगा, एक तो ये वाउचर हो गया। उसके बाद हमारा आता है अगला जिसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन वाउचर। तो ट्रांजैक्शन वाउचर में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन हमारा सिंपल वाउचर होता है जिसमें एक ट्रांजैक्शन होता है जिसमें एक डेबिट होगा, एक चीज़ क्रेडिट होगा। उसके बाद हमारा कंपाउंड वाउचर आता है। कंपाउंड वाउचर में होता है कि या तो कोई अकाउंट मल्टीपल अकाउंट से डेबिट होंगे और सिर्फ आपका एक अकाउंट क्रेडिट होगा, या तो आपका एक अकाउंट डेबिट होगा और मल्टीपल अकाउंट्स क्रेडिट होंगे। इसको हम कंपाउंड वाउचर कहते हैं। और तीसरा है कॉम्प्लेक्स वाउचर। कॉम्प्लेक्स वाउचर को हम जर्नल वाउचर भी कहते हैं। इसमें होता है कि कई सारे अकाउंट आपके डेबिट होंगे और साथ ही साथ कई अकाउंट आपके उसी टाइम पे क्रेडिट भी होंगे। तो इनको हम देख सकते हैं, जैसे ये है आपका
कंपाउंड वाउचर का फॉर्मेट, और इसके बाद ये है आपका कॉम्प्लेक्स जर्नल वाउचर का, जिसमें कि आप अपना लिखेंगे अलग अलग कि जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपका रहेगा मल्टीपल अकाउंट्स आपके जो है डेबिट होंगे, डेबिट साइड, और यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट आपके क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो ये चीज़ें इतनी कवर हो गई। अब इसके बाद आज की क्लास अब ख़त्म होने चल रही है बहुत सिंपल चीज़ों पे। अब हम कल जो शुरू करेंगे, कल हम शुरू करने चल रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। कल यहाँ हो सकता है एक दिन रुक के क्लासेस मिलें, क्योंकि अभी कम से कम पेपर जो है वो आपका 6 मंथ बाद है, तब तक क्लासेस पूरी हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बाकी अगर कोई कमी या कुछ भी होगी तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।